तो आप सभी को नमस्कार। महादेव। अगले हम लोग अपने जो हम लोग का टॉपिक नंबर 1 था, उसमें हम लोगों ने संपत्ति अंतरण से संबंधित सामान्य जानकारी ली थी और साथ में परिभाषा खंड जो उसका परिभाषा वाला पोर्शन था उसको भी हम लोगों ने शुरू कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने चल अचल संपत्ति, मूर्त अमूर्त संपत्ति को देखा था और सामान्य खंड अधिनियम के अनुसार उसकी परिभाषा और पंजीयन अधिनियम के अनुसार भी उसकी परिभाषा देख ली थी। लेकिन हमारे बेयर एक्ट जो संपत्ति अंतरण अधिनियम का है, उसके धारा 3 में भी अचल संपत्ति को परिभाषित किया गया है। हम उसको समझेंगे। तो टीपीए के धारा 3 के अनुसार इस अधिनियम में जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध ना हो, अचल स्थावर संपत्ति के अंतर्गत खड़ा काष्ठ, उगती फसलें या घास नहीं आते। इस प्रकार यह परिभाषा ना होकर एक नकारात्मक अपवाद है। अचल संपत्ति में क्या क्या शामिल नहीं है यह बताता है। इसके अंतर्गत निम्न चीज़ें शामिल नहीं है, जैसे खड़ा काष्ठ, उगती फसलें, घास। खड़ा काष्ठ क्यों शामिल नहीं है, उगती फसलें क्यों शामिल नहीं है, घास अचल संपत्ति में क्यों शामिल नहीं है, इसको हम लोग समझेंगे। हम लोग अचल संपत्ति समझ चुके हैं कि अचल संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता। यदि हम उसको ले भी जाते हैं तो उसके स्वरूप और मूल्य में परिवर्तन आ जाता है। तो ये जो खड़ा काष्ठ, उगती फसलें, घास हैं, ये अचल संपत्ति में नहीं आती। इनको छोड़कर सभी चीज़ें अचल संपत्ति हैं। अब खड़ा काष्ठ क्या होता है? जैसे कि हरे भरे वृक्षों का ही ये भाग है, परंतु इसे वृक्षों की भांति अचल संपत्ति नहीं माना जाता है, क्योंकि इन्हें लगाते या उगाते समय इन्हें काटने का आशय होता है। इन्हें काटने के बाद ही उपयोग में लाया जाता है। यह सदैव चल बनाकर उपयोग में लाए जाते हैं। फलदार वृक्ष भी हरे भरे वृक्षों के भाग हैं, पर उन्हें लगाते या उगाते समय काटने का आशय नहीं होता। वह स्थिर रूप में ही उपयोग में लाए जाते हैं एवं उनसे लाभ प्राप्त किया जाता है। यह खड़े काष्ठ में शामिल नहीं है। इन्हें अचल संपत्ति माना जाता है। अब एक केस है शांता बाई बनाम मुंबई राज्य AIR 1958 का, के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा काष्ठ और फलदार वृक्ष में अंतर प्रतिपादित किया। खड़ा काष्ठ देखने में अचल है, किंतु अधिनियम उन्हें अचल नहीं मानता, क्योंकि प्रारंभ से ही उन्हें काटने का आशय होता है। उनका उपयोग काट कर ही किया जाता है, परंतु फलदार वृक्ष को काटने का आशय नहीं होता है। वह उसी रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। परंतु जब फलदार वृक्ष फल देना बंद कर दें और उन्हें काटने का आशय उत्पन्न हो जाता है, तब वह खड़े काष्ठ में बदल जाते हैं। खड़ा काष्ठ जैसे नीम का पेड़ हो गया, चंदन का पेड़, बबूल का पेड़ इत्यादि, और सभी इमारती लकड़ियां भी जो होती हैं वह इसी में आती हैं। फलदार वृक्ष जैसे आम, अमरूद, जामुन इत्यादि। जोसेफ बनाम जोसेफ, मार्शल बनाम ग्रीन, फातिमा बनाम इरफान के वाद में भी फलदार वृक्ष को अचल संपत्ति स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। तो अभी हम लोग समझें कि हमारे संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 में क्या परिभाषित किया गया है। कहा गया है जब तक इससे मतलब कि अन्यथा संदर्भित न हो, अपेक्षित न हो, या फिर सीधे कहा गया है कि जब कोई बात इसके विरुद्ध ना हो, तो अचल या स्थावर संपत्ति में खड़ा काष्ठ, उगती फसलें, घास शामिल नहीं है। हम लोग खड़ा काष्ठ को समझ लिए। खड़ा काष्ठ को कई सारे वादों के माध्यम से भी समझ लिए। शांता बाई बनाम मुंबई राज्य AIR 1958 में फलदार वृक्ष और खड़ा काष्ठ में भी अंतर स्पष्ट किया गया कि खड़ा काष्ठ जो है वह अचल संपत्ति नहीं है, जबकि फलदार वृक्ष जो है वह अचल संपत्ति है। यदि फलदार वृक्ष फल देना बंद कर दें, उनको काटने का भाव उत्पन्न हो जाए, तो वो भी जो है वह खड़े काष्ठ में आ जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे उगती जो फसलें हैं उनको अचल संपत्ति क्यों नहीं माना गया है, क्योंकि वो जमीन से लगे होते हैं, भू आबद्ध होते हैं। परिभाषा में भी था ये बात कि यदि कोई भू आबद्ध है, भू से लगी हुई चीज़ें हैं तो अचल है। लेकिन उगती फसलें जो हैं उनको क्यों नहीं माना गया है? तो देखिए, फसल बोई या लगाई ही जाती है काटने के लिए। बिना काटे उसका कोई अस्तित्व नहीं है। सदैव काट कर ही लाभप्रद उपयोग किया जाता है। देखने में अचल संपत्ति है, परंतु अधिनियम उन्हें अचल नहीं मानता, क्योंकि इन्हें सदैव चल बनाकर ही उपयोग में लाया जाता है। महादेव बनाम मुंबई राज्य के केस में इस बात को स्पष्ट किया गया। तो ये जो पोर्शन है हम लोगों का, महादेव बनाम मुंबई राज्य,
ये एक केस है, इसमें जो है इसको स्पष्ट किया गया कि जो हमारी जो हमारे पास जो है वो इसको जो है इसमें स्पष्ट किया गया है। ठीक, अब देखेंगे घास को क्यों नहीं माना गया है। तो घास को यह अधिनियम अचल संपत्ति नहीं मानता, क्योंकि घास उसी रूप में उपयोग में नहीं लाई जाती। घास का उपयोग चाहे पशु खाद्यान्न में हो या किसी अन्य रूप में किया जाए, सदैव उसे जो है वो काट कर ही उपयोग किया जाएगा। यदि घास को उपयोग न किया जाए तो बढ़ेगी, सूखेगी, समाप्त हो जाएगी, इसलिए चल बनाकर ही इसका उपयोग किया जाता है। इसको भी एक केस में स्पष्ट किया गया, चीनी चैत्यार बनाम संस्था नाथन के वाद में। सामान्य खंड अधिनियम 1897 की धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार अचल संपत्ति में भूमि से प्राप्त होने वाले लाभ तथा भूमि से संलग्न सभी वस्तुएं, खड़ा काष्ठ, उगती फसलें तथा घास को छोड़कर शामिल है। अर्थात अचल संपत्ति में निम्न चीजें शामिल है: भूमि से प्राप्त होने वाले लाभ, भूमि से संलग्न वस्तुएं, खड़ा काष्ठ, उगती फसलें, घास को छोड़कर। तो भूबद्ध वस्तुएं हैं क्या, इसको समझते हैं। तो देखिए, संपत्ति अंतरण की धारा 3 के अनुसार किसी भी वस्तु को भूबद्ध माना जाता है यदि भूमि से मूलित हो, जैसे पेड़ पौधे, झाड़ियाँ इत्यादि; भूमि से निविष्ट हो, जैसे मकान, कुआं, पुल इत्यादि; भूमि से निविष्ट वस्तुओं से जुड़ी हुई वस्तुएं जिनका लाभप्रद उपयोग किया जा सके, जैसे छत का पंखा, खिड़की, दरवाजा। किसी वस्तु की भूबद्ध होने का अर्थ उसका अचल संपत्ति होना है। जब तक वस्तु भूमि से संलग्न रही है, अचल संपत्ति कहलाती है, परंतु जैसे ही भूमि से पृथक होती है उसे वैसे ही चल संपत्ति का विषय हो जाती है। अब आप यहाँ समझिए ऐसा क्यों कह रहे हैं ये। देखिए, जो सामान्य खंड अधिनियम भूबद्ध वस्तुएं क्या होती हैं, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि अचल संपत्ति वह है जो भूबद्ध है, जो भूबद्ध से जुड़ी है, उससे संलग्न है। जैसे भूमि जो है वो भूबद्ध है। दूसरी बात, भूमि से विनिष्ट, जैसे मकान, कुआं, पुल इत्यादि, वो उसी से जुड़ा हुआ है। तीसरा, भूमि से निविष्ट वस्तुओं से जुड़ी हुई वस्तुएं जिनका लाभप्रद उपयोग किया जा सकता है, जैसे छत का जो पंखा होता है, और जो छत का पंखा हो गया, या फिर खिड़की, दरवाज़ा। यदि हम खिड़की, दरवाज़ा को निकाल लेते हैं तो वो चल संपत्ति में आएगी, लेकिन जब तक वो उस रूप में है वो अचल संपत्ति है। इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है। निम्नलिखित को अचल संपत्ति माना गया है, जैसे मोचन का अधिकार, प्रत्यायोजन का अधिकार, नाव चलाने का अधिकार, फेरी लगाने का अधिकार, वंशानुगत पुजारी का अधिकार। निम्नलिखित को अचल, अब देखिए इनको जो है वो अचल संपत्ति माना गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन भी खूब बनते हैं, इसलिए थोड़ा यहाँ ध्यान रखना है कि जो हमारे मोचन का अधिकार, प्रत्यायोजन का अधिकार, नाव चलाने का अधिकार, फेरी लगाने का अधिकार, मछली मारने का अधिकार, वंशानुगत पुजारी का अधिकार, ये सारी जो है वो अचल संपत्ति मानी गई हैं। और निम्नलिखित को अचल संपत्ति नहीं माना गया है, जैसे कॉपीराइट, भविष्य में भरण पोषण का अधिकार, जजमानी का अधिकार, ये जो है वह अचल संपत्ति नहीं माने गए हैं। लिखत क्या होता है, इसको हम लोग जो है वह अगले चैप्टर में समझेंगे। परिभाषा खंड थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा इसको समझना पड़ेगा, और तो इसको जो है हम लोग थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। महादेव।